नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगीभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष है आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरे सोपान अर्थात द्विवेदी युग के बहुचर्चित कवि मैथिली शरण गुप्त की ऐतिहासिक काव्य, जिसे आलोचकों ने चंपू काव्य से अभिहित किया है, यशोधरा पर परिचर्चा लेकर प्रस्तुत हुई। तो प्रस्तुत व्याख्यान में मैथिली शरण गुप्त और यशोधरा मुख्य प्रतिपाद्य होंगे परिचर्चा का। प्रथम दृष्टया हम लोग मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय से अवगत हो लें। रामचरण कनकने और काशीबाई के आंगन में उत्तर प्रदेश में झांसी के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म होता है और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य में ढेर सारे सम्मान मिले। हिंदी साहित्य में शायद ही कोई ऐसे कवि या लेखक हुए हों जिन्हें मैथिली शरण गुप्त के समान आदर प्राप्त हुआ हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि से संबोधित किया। साहित्य सुधीजन इन्हें आदर से दद्दा कहते बुलाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में खासकर खड़ी बोली का जो साहित्य है उसमें इन्हें पितामह के रूप में परिगणित किए जाते हैं। महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, नाटक, तमाम विधाओं में इन्होंने अपनी जो वैष्णवी जो ऊर्जा है उसे इन्होंने उड़ेल दिया है। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से ये नवाजे गए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है साहित्य के क्षेत्र में। उसी तरह 1953 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा दिया। स्वाभाविक है कि गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश की जो मौजूदा क्रांतिकारी, जो शुष्क और नीरस जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों में अपने काव्य गीतों के माध्यम से रस भरने का जो अद्वितीय और अलौकिक कार्य किया, वो साहित्य के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि देश की जो धरोहर या संस्कृति या गौरवशाली जो परंपरा है उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त वैष्णव कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में एक ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने तुलसी के बाद खड़ी बोली में राम और राम से जुड़े तमाम चरित्रों को बड़े ही सुंदर तरीके से स्थापित किया। गांधीवाद से प्रभावित होते हैं आगे चलकर, हालांकि इसके पूर्व एक गरमदल के समर्थक रहे। 1905 में ही इनकी पहली रचना आई थी, हेमंत नाम से प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में ही। वो कविता आगे चल के रंग में भंग, इनका नाटक बड़ा उत्कृष्ट नाटक माना जाता है। किंतु 1912 में इन्होंने भारत भारती जो लिखा वो एक ऐतिहासिक काव्य हुआ। उस दौरान जब देश में एक वैचारिकी
ठोस धरातल की आवश्यकता थी जिस पे देश के या देश के लिए मर मिटने वाले जाबाज योद्धाओं के कोकिल कंठों से वो एक रणधीर नारा के रूप में निकले। तो भारत भारती के माध्यम से इन्होंने वही कार्य किया जो कभी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के माध्यम से किया, या फिर भूषण ने अपने कविताओं के माध्यम से किया। तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के माध्यम से हिंदी साहित्य में स्थापित होते हैं। और कहा जाता है कि उस दौरान देश के जो दीवाने थे, जो हंसते हंसते फांसी पे लटकते थे, माँ भारती के चरणों में अपनी बेदी चढ़ाने के लिए व्याकुल होते थे, वो इनके ही गीतों को गा करके, इनके ही कविताओं की पंक्तियों को गा करके अपने रक्त या फिर रक्त वाहिनियों में शोणित का सैलाब बहाते थे। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के बाद यशोधरा, और यशोधरा से भी पहले, यशोधरा की चर्चा मैं आगे चल के करूँगा चूँकि वो इस परिचर्चा का मुख्य प्रतिपाद्य है। तो उसके पूर्व मैं साकेत पर संक्षेप में परिचर्चा करना चाहूँगा। साकेत के माध्यम से इन्होंने उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी है, वो जो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे उसकी कथानक छिप गई थी और जिसे इसके पहले किसी कवियों ने उभारने की कोशिश नहीं की थी, मैथिली शरण गुप्त ने यस साकेत में उर्मिला को वही स्थान देते हैं। और एक स्त्री की जो विशेषता होती है, उसकी पत्नी होने की विशेषता या उसकी पुत्री होने की विशेषता, उसकी और तमाम जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को साकेत के माध्यम से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो साकेत खड़ी बोली हिंदी में अपने आप का ये दूसरा रामचरितमानस माना जाएगा। साकेत की उर्मिला से ही इन्हें दृष्टि प्राप्त होती है, जिसका यशोधरा के चरित्र के रूप में या महाकाव्य के रूप में इन्होंने सर्जना की। चंपू काव्य के रूप में हालांकि यशोधरा परिगणित किए जाते हैं। गद्य पद्य मिश्रित शैली में जो काव्य लिखा जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। काव्य स्वरूप के दृष्टिकोण से दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य और दृश्य। उसी प्रकार से शैली के दृष्टिकोण से भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। उसी तरह से प्रबंध काव्य भी तीन प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। तो यशोधरा खंड काव्य है, लेकिन उस खंड काव्य में भी आधुनिक आलोचकों ने एक चंपू काव्य के तौर से इसे देखा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने इसे काव्य को लिखने में कई प्रयोग किए। गद्य पद्य शैली, वैसे नाट्य गीति शैली होते हैं, वैसे ही गद्य पद्य शैली का इन्होंने प्रयोग किया और लोगों के द्वारा काफी सराहना भी मिली। मैथिली शरण गुप्त पर एक डॉक्टर रणवीर रांगरा नामक
हरियाणा के साहित्यकार हुए। उन्होंने भारत के प्रमुख साहित्यकारों के अतरंग बातचीत में इनका एक इनसे बातचीत जो हुई है, साक्षात्कार एक तरीक़ा से कह सकते हैं, वो प्रकाशित किया है। और उसमें इन्होंने साकेत और यशोधरा में जो रचना कर्म है या जो उपादान है, उस पर संक्षेप में ही लेकिन कुंजीपरक बातें करी है। इनका उस पुस्तक में शीर्षक ही दिया गया है, इनसे जो बातचीत हुई है उसका शीर्षक ही दिया गया है, अनुभूतियों ने मुझे ठोक पीट कर कवि बनाया। जग जाहिर बात है, इनके पिताजी स्वयं कविता करते थे। ये तो कवि थे ही, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, बंगला, उर्दू, संस्कृत के परम ज्ञाता थे। इनके घर में एक वैष्णव वातावरण था, तो अध्यात्म, रामायण, रामचरितमानस, ये सभी जो धार्मिक पुस्तकें हैं ये इनकी दैनंदिनी में शामिल था। इसका असर है कि इनके अनुज सिया शरण गुप्त जी एक प्रसिद्ध गांधीवादी कवि, नाटककार होते हैं। यशोधरा के संदर्भ में एक बात और यहाँ पे अपेक्षित है, इन्होंने स्वयं उस बात को स्वीकारी है कि साकेत की उर्मिला से ही मुझे यशोधरा लिखने की प्रेरणा मिली है। हालांकि उस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर कविताओं में जो नारी के प्रति उपेक्षा था, उसे एक आलेख के माध्यम से रेखांकित किया था। उसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कविताओं में उर्मिला विषयक उदासीनता के माध्यम से जो काव्यों में स्त्री पात्रों के प्रति कवियों की जो उपेक्षा है उसको रेखांकित किया था। और हम कह सकते हैं कि उसी से प्रेरित होकर शायद मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला और उर्मिला के बाद यशोधरा, तथागत बुद्ध की अमिताभ अर्धांगिनी यशोधरा को अपना चरित्र लेखनी का हिस्सा बनाया। यशोधरा में जो भूमिका लिखी गई है वो शुल्क के नाम से लिखी गई है और उसमें इनके भाई सिया शरण गुप्त की चर्चा आती है। जब उनके भाई इनसे जिद करते हैं कथा कहने के लिए कि अरे भाई कुछ कविता लिखिए, कुछ नाटक लिखिए, कुछ इस तरीक़ा से प्रयोग करिए अपनी रचनाओं में, तो बड़े ही सुंदर रूपक के माध्यम से उन्होंने इस कथा की शुरुआत की है कि किस प्रकार से एक पथिक सांझ ढलते ही एक गांव में आश्रय लेता है, गांव के एक गृहस्थ के घर के बाहर आश्रय लेता है और अपने गमछे से शाम का कलेवा कर ही रहा होता है कि वहाँ जो गृह स्वामी आता है और कहता है कि बाबा जी यहाँ से आगे शिवालय है, ठहरने आदि का वहीं पे समुचित व्यवस्था है। इन्होंने कहा कि भाई मेरा क्या है, अरे कलेवा करेंगे और रात भर विश्राम करेंगे और सवेरे यहाँ से निकल जाएंगे। तब उसने जिक्र किया कि ठीक है, लेकिन कथा कहानी कहने आती है। उन्होंने कहा हाँ, अगर यही शर्त है मेरा यहाँ ठहरने का तो बेशक मुझे कहानी आती है। तब तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद फिर उसी गृहस्वामी के एक और परिजन आते हैं और वो भी उसी तरीक़ा के प्रश्न करते हैं। तो उनका जो
फरमाइश था वो था कि देवी के गीत सुना दीजिएगा। ठीक उसी तरह से एक और आते हैं और वो कहते हैं कि आल्हा मुझे सुनना है। और शाम ढलते ही सभी एकत्रित होते हैं और सभी अपने अपने स्तर से फरमाइश करते हैं। मैथिली शरण गुप्त अंततः तीनों के फरमाइश संक्षेप में पूरा करते हैं। तीनों की अलग अलग प्रकार की जो फरमाइशें थी उसे पूरा करते हुए और पुनः एक यशोधरा की कहानी शुरू करते हैं। और इस यशोधरा की कहानी में आल्हा के वीरत्व भाव भी हैं, भवानी के जागरण गीत भी हैं और कथा तो है ही। तथागत बुद्ध की कथा से क्या भारत पूरा विश्व अटा पटा है। विश्व की लगभग 2 अरब आबादी बुद्ध के मार्ग पर बड़े ही निष्ठा, बड़े ही आदर, बड़े ही सम्मान के साथ चलते हैं। भारत अगर पूरी दुनिया में विश्व गुरु है तो उसके मूल कारण में तथागत सम्यक संबोधि बुद्ध हैं। तो यशोधरा की कथा शुरू होती है। चूंकि यशोधरा उपेक्षित पात्र रही, चूंकि बुद्ध या कहें कि अमिताभ की जो आभा है उसके चकाचौंध में लोग इतने गुम हो गए कि एक कोना में अंधेरे काल कोठरी में सुबक रही, दुबकी हुई, कलप रही यशोधरा पर किसी की निगाह ही नहीं गई। जैसे चीफ की दावत में भीष्म साहनी ने दिखाया है कि एक वृद्ध जो है वो गैलरी में, स्टोर रूम में पड़ी रह जाती है। हालांकि वहाँ अंत में वो अमेरिकी चीफ जो है उसकी नज़र पड़ती है, लेकिन यहाँ यशोधरा पर तो किसी की उस दृष्टिकोण से भी दृष्टि नहीं गई। खैर, मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के माध्यम से यशोधरा के चरित्र को उदात्त बनाते हैं। हालांकि इस दौरान इन्होंने बुद्ध की जो आभा है, उनकी जो प्रभाव विष्णुता है, उससे छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि यशोधरा के चरित्र को इन्होंने उदात्त बनाया। तो इससे एक और सीख मिलती है कि हमें किन्हीं के चरित्र को उदात्त बनाना है, उसके लिए किसी दूसरे जो चरित्र हैं उनकी निंदा की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी मौजूदा समय में देखा जाता है कि गांधी की निंदा होती है और उनके प्रतिक्रिया में किसी और चरित्र को उभारने की कोशिश की जाती है। उस निंदा का उद्देश्य ही वही होता है, किंतु इससे गांधी की आभा खत्म नहीं होती है। अगर आप किसी चरित्र को उदात्त बनाना चाहते हैं तो उनके आसपास के चरित्रों को आप निंदा ना करके उनकी प्रशंसा करते हुए, और जिस चरित्र को आप उदात्त बनाना चाहते हैं उनकी महिमा मंडन करके या उनके तथ्यों को तर्कों के आधार पर स्थापित करके आप उसे बना सकते हैं। तो खैर, मैथिली शरण गुप्त अपने तमाम कविताओं के माध्यम से, जैसे मेघनाद बध, हिडिंबा, पंचवटी, झंकार रचनाओं के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य में जो एक निर्जन पड़ी हुई, शुष्क पड़ी हुई, निरस जो साहित्य की एक परंपरा चली आ रही थी, उसमें सरसता का संचार किया। राष्ट्रकवि की हालांकि एक लंबी परंपरा है, चंद्रवरदाई से लेकर भूषण, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के रूप में परिगणित हैं। वो भी राष्ट्रकवि के तौर पे ही परिगणित किए जाते हैं, लेकिन सच्चा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं और आगे चलकर रामधारी सिंह दिनकर को यह ख्याति प्राप्त होता है। तो मैथिली शरण गुप्त अपनी रचना कर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में अतुलनीय भूमिका निर्वहन की है। इनका प्रिय छंद हरि गीत का रहा। हरि गीत का में बड़े सिद्धस्थ कवि ये मालूम पड़ते हैं। हालांकि
लगभग छंदों में। छंद तो इनकी विशेषता है। कानपुर के कई आलोचकों ने उनके समय में ही इन्हें तुकाराम से एक व्यंग करते थे कि अरे ये क्या है, तो तुकाराम है। कहते हैं कि जिसकी प्रसिद्धि होती है उसकी आलोचना भी होती है, और मैथिली शरण गुप्त इसके अपवाद नहीं कहे जा सकते हैं। और बड़े बड़े आलोचक हुए, कामता प्रसाद गुरु जो वैयाकरण, हिंदी वैयाकरण के पाणिनि माने जाते हैं, उन्होंने भी इनकी रचनाओं में जो व्याकरण दोष है या शब्द दोष है उसे चिन्हित किया। उसी तरह से और भी, जैसे लाला भगवान दीन ने भी इनके ऊपर कटाक्ष किया था। और लाख कटाक्ष हो, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक के कहा था कि लिखते हैं अजमेरी लेकिन छपता है कविता मैथिली शरण गुप्त के नाम पर। तो कई बातें हैं इनको लेकर के। मुख्यतः बात यही है निष्कर्ष के तौर पे कि मैथिली शरण गुप्त केवल द्विवेदी युग के ही नहीं, आगे चल के छायावाद और कुछ हद तक प्रगतिवाद और कुछ हद तक नई कविता के दौर के भी ओजस्वी कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं। और उनकी कविताओं को तटस्थ भाव से देखने की आवश्यकता है। अगर वो वैष्णव हैं और आगे चल के गांधी दर्शन से प्रभावित होकर लिखते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो भारतीय नहीं हैं। एक तटस्थ भारतीय जिस तरीका से तटस्थ होकर समदर्शी भाव से हर विषयों पर, हर बिंदुओं पर अपने विचार को प्रस्तुत करता है, मैथिली शरण गुप्त भी उसी तरह से, खास करके इनके चिंता के केंद्र में स्त्री रही है। अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध या आँखों में है पानी। इस तरह से इनकी आगे जब इस परिचर्चा के बाद दूसरे वीडियो में मैं यशोधरा पर परिचर्चा करूंगा, तो इनके स्त्री विषयक या दलित विषयक जो तमाम जो इनकी दृष्टिकोण थी, छुआछूत को लेकर के, देश की आज़ादी को लेकर के, राष्ट्रीयता को लेकर के जो इनके विचार थे, उसके साथ मैं यशोधरा पर परिचर्चा प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार।